दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है कि इसमें जो खोज करता है, जो रिमेन्स या अवशेष मिले हैं वो कैसे याद करें, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले हम लोग ये जाने ये है क्या। तो 1853 में हम लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले भारत में रेल चलवाई थी। और रेल लाइन बिछाने के लिए लाहौर से दिल्ली तक ट्रेन चलवाना था, तो रेल लाइन बिछाने के लिए उसको ईंटों की जरूरत थी। और इसके लिए उसने जब खुदाई करवाई तो इससे एक बड़ी संख्या में या बहुत बड़े एरिया में एक सभ्यता का पता चला जो पूरी की पूरी जमीन के अंदर दबी हुई थी। क्योंकि इस सिविलाइजेशन या इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी या इंडस रिवर के आसपास था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसमें खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों एक है। अब ये हमारे लिए एक शॉकिंग था। शॉक इसलिए हम लोग शॉक्ड हो गए थे या हमें इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि हम लोग अभी तक 1853 तक ये मान रहे थे कि हमारे यहाँ वास्तविक शुरुआत हुई है वैदिक काल से, वैदिक पीरियड। क्योंकि वैदिक पीरियड क्या था, एक रूरल था, मतलब एक ग्रामीण था, पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूरी तरह से अर्बन थी या नगरीकृत सभ्यता थी। मतलब शॉक्ड इसलिए भी हुए कि वैदिक काल के भी पहले पुरानी एक सभ्यता हमारे यहाँ आ चुकी जो कि वेल डेवलप्ड थी। क्योंकि नगरीकरण है, मतलब स्वाभाविक है सारी सुविधाएं जो नगरों की होती है वो सब कुछ यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब है लोग गांवों से शहरों की ओर जाते हैं, पर हमारे साथ उल्टा हो रहा है, हम शहर से या अर्बन कल्चर से हम कहाँ आ रहे हैं, ग्रामीण की ओर। तो इसलिए हमारे लिए ये सब कुछ एक नया आश्चर्य था। और कार्बन डेटिंग मेथड C40, आप जानते हैं जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए या एज ऑफ फॉसिल्स हम किसका यूज करते हैं, C14 का यूज करते हैं। ये इसका आइसोटोप होता है, कार्बन का एक समस्थानिक होता है। तो इससे हमें जो इसकी आयु का पता चला है वो है 2500 से 1750 BC। कई किताबों में इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये जो फिगर है या ये जो आंकड़ा है कहीं 3000 भी मिलता है, कहीं 1500 पे ही खत्म मानता है, कहीं पे 1000 भी मानता है। लेकिन इसको अपन 1750 जो है वो कई सारे ऑथेंटिक बुक्स में यही मिलता है। अब जो BC और AD है ये क्या होते हैं, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। ईसा मसीह जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म जो था उसको पूरे को, जब तक वो जीवित थे उस पूरे को 0 ईयर मान लिया गया। मतलब जो 33 साल वो जिए, 33 ईयर्स, उस पूरे को मानते हैं 0। और उसके पहले का जो समय है उसे हम बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहते हैं। और इनके बाद का समय AD या एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं या इसको ईसवी के रूप में जानते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं BC लगा होगा तो ये हमेशा क्या चलते हैं, उल्टे। जस्ट लाइक इंटीजर, जैसे नेगेटिव इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं अपन -10, -8, -5, यहाँ आते आते -1, फिर 0, फिर 1 2 3 स्टार्ट होता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ कहीं पर होगा 2500, फिर यहाँ कहीं 1500, 1000, 500, 100 और फिर इस तरह से 0 पर आएंगे। फिर 0 से चालू होगा तो 1 2 3, 100, 200 और वर्तमान में 2026। तो इस तरीके से ये वाला जो है ये टाइम पीरियड जब तक हम BC में होंगे वो सारे उल्टे लिखे जाएंगे और फिर उसके बाद एज इट इज होंगे। तो इसका जो काल है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता कहते हैं। 5000 साल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग अपन 2000 मान के चल रहे हैं और 2500 के आसपास ये, तो 4500। और कई लोग इसको थोड़ा और पुराना, तो 4500 से 5000 साल, क्योंकि ये 0 से लेकर यहाँ तक प्लस 0 से यहाँ तक और, तो इसीलिए ये लगभग कितनी पुरानी है, 5000 साल पुरानी सभ्यता। अब इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसको अपन सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु उस तरह से पूछा जाता है। और दोस्तों जब तक हम लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है, धुरंधर को अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहां से पाकिस्तान भी क्या होगा, इंक्लूड माना जाएगा। अब ये इसमें आता है सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी, मतलब मोस्ट सदर्न पॉइंट कौन सा था, ईस्टर्न, वेस्टर्न और नदर्न पॉइंट कौन सा था।
तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है मांदा या मांडा, एक ही बात है, स्पेलिंग में डी आएगा, और ये है जम्मू एंड कश्मीर। फिर सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर, ये मेरठ यूपी में। सबसे दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और इसके बाद पूर्व सबसे पश्चिम में बलूच, है ना। अब तो सबके जवान पे बलूच रट गया होगा, सबने खूब डांस वांस रील भी बना के रखी होगी रहमान डकैत की। तो अब अपन पढ़ाई पे ही आ जाते हैं फिलहाल में। तो बलूचिस्तान में ही स्थित है सुतकागिन डोर। और कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा ये वाला बलूचिस्तान की बात हो रही है जो मूवी में दिखाया गया है। तो अब इसको यदि हम देखें तो महाराष्ट्र यहाँ कहीं, तो दैमाबाद, इसका मतलब है कि ये जो सभ्यता है ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक विस्तृत थी। मतलब भारत के जो बाकी हिस्से हैं जैसे साउथ का, ये सब इनके लिए विदेश था, यानी इनके लिए ये क्या था, फॉरेन की तरह। जैसे कर्नाटक, कर्नाटक से ये लोग सोना मंगाते थे, गोल्ड इंपोर्ट करते थे। कर्नाटक नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का। 99% गोल्ड अभी वर्तमान में कर्नाटक प्रोड्यूस कर रहा है। कोलार एंड हट्टी, अब केजीएफ की बात आ जाएगी, है ना, वो भी उसी पर बनी हुई मूवी है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये लोग यहाँ से क्या मंगाते थे, सोना मंगाते थे, मतलब ये इनके लिए विदेश था। तो सबसे पश्चिम, पूर्व, उत्तर और इसके अलावा पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम में ये सब अवस्थित थे। अब इसके समकालीन एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वो है मेसोपोटामिया, और इसे इराक की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये कहां पर अवस्थित थी, इराक। और भारत की नेबरिंग कंट्री है इराक, क्योंकि इसके बाद ईरान और इराक कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। तो यहाँ कहीं पर इसी के समकालीन क्या चल रही है, मेसोपोटामिया, और साथ में यहाँ कहीं पर मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता भी चल रही है। मतलब यदि तीनों को कोरिलेट करेंगे तो इजिप्ट या मिस्र, मेसोपोटामिया या इराक या बगदाद, एक ही बात है क्योंकि इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक दूसरे के समकालीन है। हालांकि ओल्डेस्ट कौन सी मानी जाती है, मेसोपोटामिया, लेकिन ये दोनों जो थी वो रूरल थी, ये दोनों ग्रामीण थी, बट हम लोग कौन क्या थे, पूरी तरह से सिविलाइज्ड थे। हमारी सभ्यता पूरी तरह से नगरीकृत सभ्यता थी। तो स्वाभाविक है जब भी मेंस को भी अपन सरल बना के पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है रटना है, रटना नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता है, सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो क्योंकि ग्रेजुएट तो हैं आप लोग, बस उसका उपयोग करो और रिटर्न वर्क आप कर लो, कोई परेशानी नहीं जाएगी। जैसे आयात निर्यात, जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं या आर्थिक स्थिति पढ़ते हैं तो वहां पे हम आयात निर्यात या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते हैं। तो सिंपल है कि ये अपने पड़ोसी देशों से या सभ्यता से क्या मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, अपने यहाँ की जो भी मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं वो वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से कर्नाटक से गोल्ड इंपोर्ट करते थे। तो इस तरह से चीजों को अपन आसान बनाकर भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल अपन देखते हैं प्री में हमारे लिए क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, पैरेलल चल रही है मेसोपोटामिया और इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता भी। अब इनमें जो खोजे गए स्थान है या क्या क्या पहला खोजा गया, उसके डिस्कवरर कौन है, और इसके अलावा उसमें हमें क्या क्या अवशेष या रिमेन्स मिले हैं। तो ध्यान से इनकी ट्रिक आप सुनते जाइए, और नोट्स बना रहे हैं तो ट्रिक जरूर लिखिएगा, ताकि आप 10 दिन बाद या 20 दिन बाद रिवीजन करने बैठे तो आपको ट्रिक से जरूर क्लिक कर जाएगा कि इसको याद कैसे करवाया था। तो सबसे पहले खोजा गया स्थान इसमें क्या था, हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में D.R. साहनी ने की थी, और इनका नाम दयाराम साहनी। और ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में ही है ये। इसमें क्या क्या मिला है, तो यहां से एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 के नाम से जानते हैं, और साथ में कपास और जौ की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। यहां से एक ग्रेनरी भी मिली है, अन्नागार। ध्यान दीजिएगा, अन्नागार या ग्रेनरी जो है वो कई सारी हैं, तो हड़प्पा में भी मिली है, बट एक ग्रेट ग्रेनरी मतलब विशाल अन्नागार हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो दोनों में अंतर है।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन मेन आपको कहाँ मिलेगा, बड़ा या विशाल या ग्रेट ग्रेनरी, वो मोहनजोदारो में। हड़प्पा के बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। ऋतिक रोशन, मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 आर.डी. बनर्जी ने की। अभी ट्रिक बताते हैं इसको। राखालदास बनर्जी। और ये कहां पर अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे, बैंक ऑफ सिंधु रिवर या इंडस रिवर। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। एक बार या सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है मृतकों का टीला। इसके अलावा यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, तो सबसे पहले तो विशाल अन्नागार, इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम, कांसे की नर्तकी, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज। इसके अलावा मातृ देवी की प्रतिमा, पशुपति शिव की प्रतिमा, तांबे की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं, एक्स ऑफ कॉपर। तो ये सारे रिमेन्स मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब इन्हें याद कैसे करें, तो सिंपल सा है कि डी आर और आर डी दोनों अल्फाबेट है और दोनों को हमने क्या किया, पलट दिया। और हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले डी आता है, तो डी आर साहनी महोदय किसकी खोज करेंगे, हड़प्पा की, और आर डी बनर्जी जी किसकी करेंगे, मोहनजोदारो की। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कौन सा किस नदी के किनारे है, तो जहां कहीं भी ऐसे कंफ्यूजन वाले फैक्ट होते हैं वहां छोटी छोटी ट्रिक्स बनाया करो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हरा, हड़प्पा रावी के किनारे, और मौसी मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे। इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा परेशान ना हो, कभी कभी इंडस को सिंधु लिखकर भी आ जाता है, तो आपको आदत डालनी चाहिए। सिंधु नदी मोहनजोदारो से क्या याद किया, मौसी से सिंधु नदी के किनारे। अब आते हैं रिमेन्स, तो R37 को पूछा गया है ये क्या है, और एक्चुअल में ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक कब्रिस्तान है। फिर यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, तो अन्नागार क्या होता था, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी समझ आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं। तो जो विशाल अन्नागार था, ये वास्तव में अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन हुआ करते थे। अनाज या जो मतलब कृषि के जो भी प्रोडक्ट थे जो एक्सेस में बच जाते थे, एक्सेस मतलब हमारी आपूर्ति या हमारी नीड के पश्चात जो बचता था, उसको हम लोग क्या करते थे, कुछ इमरजेंसी के लिए, जैसे बाढ़, महामारी या पैंडेमिक कोई है उस दौरान, या सूखा या ड्रॉट की स्थिति है, तो उस दौरान उसको अलग से स्टोर करके हम लोग बफर स्टॉक के तरह पे रखते थे। जैसे अभी वर्तमान में गवर्नमेंट अपना अनाज का बफर स्टॉक रखती है, ठीक वैसे ही उस टाइम पर जो विशाल अन्नागार था वह हम लोग यहाँ पर रखते थे। अच्छा, हमारे लिए देखो अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमारे जो पैरेलल दो सिविलाइजेशन या सभ्यताएं हैं, ये लोग अनाज को किचन के साथ या रसोई घर के साथ एक छोटे से कमरे में स्टोर करते थे, और हम लोगों ने इसके लिए क्या करे थे, बड़े बड़े गोडाउन बनाए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी या अन्नागार। फिर दूसरा क्या है, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथरूम। ये जो बाथरूम है, ये ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा कमरा है और वहां सब लोग सामूहिक रूप से नहा रहे हैं। एक्चुअली जस्ट लाइक स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल को हम क्या करते हैं, पानी को खाली करके उसको सुखा लेते हैं, उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है पूरा, और फिर उसमें साफ पानी भर के हम उसको यूज करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो विशाल स्नानागार था, जस्ट लाइक स्विमिंग पूल, वहां पर लोग उसको क्या करते थे, कोई फेस्टिवल होता था तो उस दौरान या धार्मिक उत्सव, तो वहां पे सामूहिक रूप से लोग स्नान करते थे, जस्ट लाइक कुंड, जैसे कुंड में नहाने का महत्व होता है, कुंभ आदि की तरह वैसे ही। और इसके चारों तरफ कुछ कमरे भी बने हुए थे, तो जस्ट लाइक चेंजिंग रूम। तो इस तरीके से ये उस समय भी इतनी एडवांस टेक्निक थी कि पक्की फर्श वगैरह बनाई जाती थी, जिप्सम का प्रयोग होता था फर्श बनाने के लिए, और इस तरीके से उसको खाली करके फिर रिफिल भी किया जा सकता था।
फिर आते हैं कांसे की नर्तकी। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने हिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ी होंगी जैसे स्टोन एज, जिसको हम पाषाण युग कहते हैं। एक्चुअल में क्या था, पहले कोई धातु या मेटल नहीं डिस्कवर हुआ तो लोग क्या करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। ठीक है, उसी से अपन ने क्या बनाया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, मतलब ओल्ड स्टोन, मिड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, पत्थर के हथियार और एडवांस होते चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, धातु की खोज हुई। तो एक जीके का क्वेश्चन होता है कि सबसे पहली खोजी गई धातु कौन सी थी, सबसे फर्स्ट मेटल, तो पहली खोजी गई धातु थी तांबा, यानी इसको बोलते हैं ताम्र। दूसरा कांसा यानी कांस्य, इसी के आगे क्या लग जाता है, ताम्र युग या कांस्य युग। और फिर लास्ट में खोजा गया था लोहा, तो इसको हम बोलते हैं लौह युग या आयरन एज। तो इंग्लिश में इसको पहले, हिंदी में तो आपको रट्टा लगाना है, ताम्र कांस्य लौह, सिंपल है। लेकिन इंग्लिश में बहुत इजी ट्रिक है, सीबीआई। आजकल बहुत जांच वांच चल रही है, वैसे ईडी का ज्यादा चल रहा है, लेकिन अभी अपन सीबीआई की भी जांच करवा देंगे। सी फॉर कॉपर, बी फॉर ब्रॉन्ज और आई फॉर आयरन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, ठीक है, बावजूद इसके इनके पास बड़े बड़े जहाजी बेड़े होते थे, बड़े बड़े शिप होते थे। तो अब ये शिप बनाए कैसे जाते थे जब लोहा डिस्कवर ही नहीं हुआ। सिर्फ इनके पास क्या मिलता है, तांबा और कांसा। समझ आया, मतलब ये लोग किस एज में जी रहे हैं, कौन से युग में, ताम्र युग में और कांस्य युग में। और ये लोग किस में है, वैदिक काल के लोगों ने लोहे की खोज कर पाए थे, वो लोग उस काल में जी रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो, क्योंकि इनके पास सिंधु सभ्यता में बंदरगाह थे, अब बंदरगाह थे तो शिप भी रहे होंगे, तो ये लकड़ी के जहाज बनाते थे बड़े बड़े। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो यहाँ पर देखो कैसे पता हमें कि किसका यूज करते थे, तो जो खुदाई में चीजें मिली, जो रिमेन्स या अवशेष, उससे हमें पता चला कि ये लोग किसका उपयोग करते थे। जैसे कांसे की नर्तकी, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज, आपने एनसीईआरटी किताबों में कई जगह देखा होगा, स्टैच्यू, एक मूर्ति मिली है जो इसको नर्तकी के रूप में जानते हैं। फिर मातृ देवी की प्रतिमा, इससे हमें ये पता चलता है कि ये मातृ सत्तात्मक थे। तो ये क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से थे, पितृ सत्तात्मक नहीं थे, बल्कि कौन थे, ये मातृ सत्तात्मक। और इसके अलावा यहाँ पे पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। एक्चुअल में प्रतिमा वैसी नहीं मिली है कि शिव जी का उल्लेख मिल रहा हो, कोई व्यक्ति है जिसकी पेंटिंग मिली है, ध्यान लगाकर बैठा है, और उसके चारों तरफ कुछ जानवर मिलते हैं, जैसे गाय है, नंदी हो गए, मोर है, शेर है। तो उससे यह अनुमान लगाया गया कि हो ना हो ये कौन होगा, पशुपति शिव, यानी पशुओं के देवता के रूप में शिव होंगे। और साथ में तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, मतलब यहाँ पे तांबे का भी प्रयोग होता था। तो इन रिमेन से हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या चीजों का प्रयोग होता था। तो अब आते हैं, और सबसे ज्यादा हमें चीजें कहाँ से मिलती हैं, मोहनजोदारो से। अब कुछ के रिमेन्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी देखना है। जैसे कुछ के आपको सिर्फ डिस्कवरर पूछे जाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण अवशेष पूछता है कि ये कहाँ से मिला है। तो अब जो बचते हैं वो है सबसे पहले सुत कागिंडोर, इसकी खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने। बहुत इजी है। सुत का अर्थ क्या होता है, पुत्र या बेटा। सुता मतलब पुत्री होता है ना, जैसे मैकल सुता अपन नर्मदा नदी को बोलते हैं, क्योंकि मैकल पर्वत से निकल रही है तो मैकल की पुत्री। तो सुत का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, पुत्र या बेटा। और हमें पता है हमारे यहाँ के सुत स्टाइल ज्यादा मारते हैं, तो बहुत इजीली याद किया जा सकता है। स्टाइल से हम क्या याद करेंगे, ऑरेल स्टाइल, और सुत से हम क्या कोरिलेट करेंगे, यहाँ पे सुत कागिंडोर। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो पहले नाम याद करेंगे, फिर आपके काम की क्या है यहाँ पे ट्रिक। फिर आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है इसकी खोज की थी बीबी लाल घोष ने। बहुत इजी है, लाल काला कोरिलेट कर सकते हैं अपन, एक में काली में काला रंग आ ही रहा है, और लाल से अपन कोरिलेट करेंगे। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है कालीबंगा। और यहां से हमें क्या मिले हैं साक्ष्य, तो जुते हुए खेत, कल्टीवेटेड लैंड।
या फील्ड के साक्ष्य मिले हैं। और बहुत इजी है याद करना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, तो काली मिट्टी के खेत सबसे अच्छे होते हैं, तो काली मिट्टी से हम क्या याद करेंगे, जुते हुए खेत के साक्ष्य। चूड़ियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, तो चूड़ियां भी काले रंग की चूड़ियों से कोरिलेट कर लेना, बन जाएगा आपको। फिर आते हैं लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव। बहुत इजी है, हम लोग होली में सबको रंग गुलाल लगाते हुए बोलते हैं रंग लो, तो बस इसी से कुछ याद करना, लो से लोथल और रंगनाथ राव इसके कौन होंगे, डिस्कवरर। और ये जो लोथल है ये हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह था, पोर्ट, ट्रेड पोर्ट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि हर एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें से लोथल कहाँ पर अवस्थित है और ये क्या था, व्यापारिक बंदरगाह। वास्तव में गुजरात में समुद्र हम लोग जानते हैं, तो भोगवा नदी से एक नहर या कैनाल निकाली गई थी और उसको कनेक्ट किया गया था समुद्र से, तो ये एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में लोथल का यूज होता था। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ से क्या मिला है रिमेन, तो चावल की खेती के साक्ष्य। चावल की खेती वहां होती है जहां थोड़ा दलदली जलवायु होती है, मतलब दलदली मिट्टी आदि होती है, तो यहाँ पर भी अपन इससे कोरिलेट करेंगे। चावल अपन को कहाँ से मिलेगा, लोथल से। युग्मित समाधि यहाँ से हमें प्राप्त हुई है और घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। तो लिपस्टिक के निशान, ये भी मतलब उस काल की महिलाएं भी लिपस्टिक आदि सब लगाती थी, फैशन वैशन भी सब करती थी। बाकी ये नहीं पता कि लिपस्टिक ही थी कि नहीं थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक मध्य प्रदेश के ही उज्जैन के एक रिसर्चर हैं जिन्होंने ये दावा किया, अपनी थीसिस तैयार की है कि उन्होंने सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया है और इसको उन्होंने उसको प्रूफ करने के लिए भेज दिया है। तो यदि ये मतलब प्रूफ हो गई तो ये मान के चलो कि पता नहीं कितनी सारी नए फैक्ट हमारे सिलेबस में जुड़ जाएंगे और कितनी सारी नई चीजें यहाँ पे बदल जाएंगी, क्योंकि अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अनुमान पर आधारित है। हमें ये अभी नहीं मालूम है कि उसमें से क्या सही है और क्या नहीं है। मतलब कि लिपस्टिक है, निशान प्राप्त हुआ है, अवशेष, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग मर गए यदि, तो मरने के बाद मान लो 5000 साल बाद हमारी कुछ अवशेष, मतलब पूरी की पूरी हमारी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, जमीन के अंदर दब गई, एक नई जनरेशन को मिल रहा है, कुछ कुछ चीजें हमारे अवशेष खुदाई में मिल रहा है, तो मोबाइल देख के शॉक रह जाएंगे, यार ये लोग क्या उस टाइम पे यूज करते थे। अच्छा ये तो ठीक है, अब मान लो बाल किसी के बच गए किसी कारणवश ठंडी जगह पे, तो बालों के कलर मिलेंगे, कोई लाल कलर, कोई नीला रंग, कोई गोल्डन कलर से कलर कर रहा है, हाईलाइट करवा रहा है, तो वो लोग भी क्या अनुमान लगाएंगे, पता नहीं कौन सा जानवर था जिसके बाल नीले रंग के होते थे या लाल रंग के होते थे, उनको क्या पता कलर वलर कर रहे हैं। तो बस यही है, बहुत सारी चीजें अनुमान आधारित हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए, लोथल के अलावा फिर हम पढ़ते हैं रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी खोज जो है वो की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। बहुत इजी है, यज्ञ करते समय सब लोग रो पड़ते हैं और सबने कुछ ना कुछ आहुति तो की होगी स्वाहा करके, और स्वाभाविक है जब धुआं निकलता है तो आंखों में जाता है तो सभी लोग रोने लगते हैं। तो कुल मिला के रोपड़ की डिस्कवरर कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। इसके अलावा कुछ और स्थान भी हैं, जैसे चनहुदड़ो या चनहुदारो, इसकी खोज की थी मजूमदार ने। हमने इसको बहुत इजी सी ट्रिक बनाई है। चनहुदड़ो शब्द ही बड़ा मजेदार टाइप का नहीं लग रहा है, तो मजेदार से अपन क्या याद कर सकते हैं इसको, मजूमदार। और यहां से हमें क्या रिमेन मिला है, साक्ष्य तो बैलगाड़ी। एक मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, चक दे इंडिया, ऐसा लग रहा है अपन बैलगाड़ी को भी खाक रहे हैं, चक दे। बस ऐसे कुछ याद करना है कि बैलगाड़ी के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। तो ये कहां से होंगे, चनहुदड़ो। राखी गढ़ी ये कहां पर है,
हरियाणा। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस चीजों को हमें क्या करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स बनाना है और उन चीजों को याद करते चलना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको और इंटरेस्टिंग जानना है कि इस पूरी की पूरी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे हम आपको थिंकर्स के नाम ट्रिक से याद भी करवा देंगे कि किसने कौन से पतन का कारण माना है, किसने जलवायु परिवर्तन, किसने बाढ़ को माना है और किसने बाह्य आक्रमण को माना है। सब कुछ क्लास में हो जाएगा। और इससे संबंधित जो फैक्ट छूट गए हैं तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे।